आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। मित्रों, रत्नदीप शहर में चंद्रभूषण नाम का एक राजा रहा करता था, जिसका उदयभान नाम का एक राजकुमार था। राजकुमार उदयभानु को अपने ही पिता के मंत्री के बेटे सत्यसेन से गहरी दोस्ती थी। वो हर समय साथ साथ रहते थे, साथ साथ घूमने जाते थे और साथ ही बैठकर भोजन करते थे। एक दिन उन दोनों ने कहीं घूमने का मन बनाया। दोनों ने घोड़े सजाए और पहाड़ों के बीच वादियों में चले गए। चलते चलते वे एक दूसरे राजा के राज्य की सीमा में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा एक बड़ा ही रमणीय उपवन है। उसमें एक तालाब है जिसमें सुगंधित जल भरा हुआ है, जिसके चारों ओर गुलाब के फूल बिखरे पड़े थे। बगीचा इतना मनोहर था कि मन कर रहा था कि इसी बगीचे में बस जाओ। उन्होंने तालाब में हाथ मुंह धोए, जलपान किया। उसके बाद मंत्री का बेटा एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। राजकुमार उदयभानु उस बगीचे की सुंदरता से मोहित होकर बाग के इधर उधर भ्रमण करने लगा। इतने में देखता क्या है कि उस बाग में एक सुंदर युवतियों का झुंड आया। शायद वो वहां के राजा की कन्या और उसकी सहेलियां थी, जो सरोवर में स्नान करने आई थी। उन सुंदर युवतियों के बीच एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी, जिस पर राजकुमार उदयभानु की नजर पड़ी तो वो बस उसे देखता ही रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे बिजली के करंट मार गया हो। वो उसके रूप को देखकर मोहित हो चुका था। राजकुमारी ने एक नौजवान सुंदर युवक को देखा तो वो भी उसे देखती रह गई। वो भी उस सुंदर सजीले युवक की अदा की दीवानी हो चुकी थी। इतनी साथियों के बीच में उसे राजकुमार से बातचीत करने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन उसने राजकुमार की ओर देखते हुए एक इशारा जरूर किया। उसने अपने गजरे से एक कमल का फूल निकाला और उसे कान से लगाया, फिर दांतों से कुतरा और छाती से लगाकर और पैरों में दबा दिया और अपनी सखियों के साथ अपने नगर को लौट गए। राजकुमार उदयभान उसके इशारे को समझ नहीं पाया। वह अत्यंत निराश होता हुआ अपने मित्र सत्यसेन के पास चला गया, जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने अपने मित्र को सारी बात बताई कि मित्र, अभी अभी एक सुंदर सी राजकुमारी भाग के आई थी और मुझे लूट कर चली गई। उसने कुछ इशारा भी किया था, लेकिन मैं उसके इशारे को समझ नहीं पाया। साथ में अन्य युवतियों के होने के कारण बातचीत का भी कोई अवसर नहीं मिला। मैं उसके बिना अब नहीं रह सकूंगा। अगर तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो उस राजकुमारी से मिलवाने का प्रबंध करो। मुझे तो कुछ अपना अता पता बताकर गई नहीं। राजकुमार को अत्यंत दुखी देखकर मंत्री के बेटे ने पूछा, अच्छा ये बताओ, जाने से पहले उसने क्या इशारा किया था? तब राजकुमार कहता है कि मित्र, उसने अपने गजरे से एक फूल निकाला, उसे दांतों से कुतरा और सीने से लगाया और पैरों से दबाकर चली गई। सत्यसेन कहने लगा, मित्र, परेशान होने की कोई बात नहीं है। वो राजकन्या आपको अपना पता खुद दे चुकी है। आप उसे समझ नहीं पाए। उसने कमल का फूल गजरे से निकालकर कान में लगाया। इसका अर्थ है कि वो कर्नाटक देश की रहने वाली है। उसने फूल को कुतरा। इसका अर्थ है कि वो दंत फूल राज्य की कन्या है। उसने फूल सीने से लगाया। इसका अर्थ है उसने आपको अपने दिल में बैठा लिया है। वो भी आपसे प्रेम करती है। कमल पुष्प पैर से दबाने का अर्थ है उसका नाम पद्ममुखी है। मित्रों, सत्यसेन की बात सुनकर राजकुमार उदयभान बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, अब तो मैं उससे मिलकर ही रहूंगा। अब तो बस उसके देश में चलने की तैयारी करो। उसके बिना एक एक पल वर्षों जैसा लग रहा है। प्रिय बंधु, इस प्रकार वे दोनों मित्र घोड़ों पर सवार होकर एक राजकुमारी पद्ममुखी के शहर को चल दिए। कई दिनों में घूमते फिरते वे दोनों राजकुमारी के शहर में पहुंच गए। उसी शहर में एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी सूत काट रही थी। दोनों मित्रों ने उस बुढ़िया से कहा, हे माँ, हम सौदागर हैं, एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार करते हैं। कुछ दिनों के लिए आपके घर में रहने का ठिकाना चाहते हैं। बुढ़िया कहने लगी, बेटा, इसे तुम अपना ही घर समझो। जितना दिन रहना चाहते हो उतने दिन आराम से रहो। घर आया मेहमान भगवान का रूप होता है। मित्रों, उन दोनों की शकल सूरत देखकर बुढ़िया माई के हृदय में ममता उमड़ गई और वो मित्र, राजा का बेटा और मंत्री का बेटा, उस बुढ़िया महिला के घर में ठहर गए। राजकुमार ने पूछा, हे मैया, तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और कौन कौन रहता है? तुम्हारी गुजर कैसे चलती है? तुम इसके अलावा और क्या काम करती हो? बुढ़िया कहने लगी, हे परदेशियों, मेरा एक बेटा है जो यहाँ के राजा दंत फूल के यहाँ नौकरी करता है। मैं राजकुमारी पद्ममुखी की धाई हूँ। अत्यंत बूढ़ी हो जाने के कारण अब मैं उनके ही घर पर रहकर सूत काटती हूँ। जब भी मुझे अपने काम से फुर्सत मिलती है, मैं दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने चली जाती हूँ। मेरे खाने पीने की व्यवस्था राजा साहब खुद कर देते हैं। प्रिय बंधु, बुढ़िया की बात सुनकर दोनों दोस्त ने सलाह की कि हमें भगवान ने सही स्थान पर भेजा है। ये बुढ़िया हमारे बहुत काम आएगी। यही सब बातें विचार कर उन्होंने बूढ़ी माई को एक असरफियों से भरी हुई थैली दी और कहा, हे माई, कल तुम जब राजकुमारी के पास जाओ तो उससे कह देना कि जो राजकुमार तुम्हें बाग में मिला था वो तुम्हारे शहर में ठहरा हुआ है। अगले दिन बुढ़िया अपने कार्य से फ्री होकर राजकुमारी के महल गई तो उसने राजकुमारी पद्ममुखी को राजकुमार उदयभान के आने की खबर दी। मित्रों, हुआ क्या, जैसे ही बुढ़िया ने ये खबर सुनाई, राजकुमारी ने एकदम गुस्से में आकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर जोर से तमाचा मारा और बोली, जा मेरे घर से निकल जा।
प्रियबंधु बुढ़िया अपने गाल को पकड़े हुए राजकुमार और उसके मित्र के पास लौट आए और राजकुमारी के इस अचुनौती व्यवहार के बारे में उन्हें बताया। ये सुनकर राजकुमार को बड़ा अचरज हुआ। कहने लगा, मित्र, राजकुमारी बड़ी उदंड मालूम पड़ती है। लगता है उसके माता पिता ने उसे संस्कार नहीं दिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं उसे दिल दे बैठा। राजकुमार को उदास देखकर मंत्री का बेटा सत्यसेन समझने लगा, मित्र उदास ना हो। राजकुमारी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे उसे आप उदंड कहो। ऐसा करके उन्होंने तुम्हें एक संदेश भेजा है। उसने 10 उंगलियों का सफेद चंदन में भिगोकर बूढ़ी माई के गाल पर जो मारा है, उसका ये संकेत है कि अभी 10 दिन चंद्रमा और निकलेगा, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। जब अंधेरा पक्ष शुरू हो जाए तब मैं आपसे मिलूंगी। ये सुनकर राजकुमार की जान में जान आई और कहने लगा, मित्र, मैं तो घबरा ही गया था। प्रियबंधु, दोनों मित्रों ने 10 दिन ठहरकर अंधेरा पक्ष शुरू होने का इंतजार किया। जब 10 दिन बीत गए तो उन्होंने एक अशरफियों को थैली देते हुए बूढ़ी माई को समझाकर फिर राजकुमारी के पास भेजा। बुढ़िया ने जाकर राजकुमारी से राजकुमार उदयभान की खबर सुनाई। जब इस बार राजकुमारी ने केसर के रंग में 3 उंगलियां भिगोकर बूढ़ी माँ के मुंह पर मारी और बोली, भाग जाए यहाँ से। बुढ़िया ने आकर राजकुमार को फिर से उसके व्यवहार के बारे में बताया। राजकुमार सुनकर फिर हैरान रह गए। कहने लगा, मित्र, मुझे तो लगता है वो वास्तव में संस्कारीहीन है और तुम उसके बर्ताव का गलत अर्थ निकाल लेते हो। मुझे लगता है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करती है। तब मंत्री का बेटा कहने लगा, मित्र, परेशान ना हो, इस बार भी उसने कोई गलत नहीं किया। केसर में भिगोकर 3 उंगली मुंह पर मारने का अर्थ है कि वो इस समय मासिक धर्म से है। इस अवस्था में स्त्री का पुरुष से मिलना वर्जित होता है। इस समय मिलना तो दूर की बात, चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। उसने हमें ये संदेश भेजा है कि उसे ठीक होने में अभी 3 दिन लगेंगे, इसलिए शांत होकर 3 दिन और प्रतीक्षा कीजिए। उन मित्रों ने 3 दिन तक इंतजार किया। इधर राजकुमार के अंदर बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। 3 दिन के बाद उन्होंने फिर से बूढ़ी माई को भेजा। बूढ़ी माँ ने राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी, वे परदेसी आपसे मिलना चाहते हैं। बूढ़ी महिला की बात सुनकर राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिमी खिड़की से बाहर निकाल दिया। बेचारी बुढ़िया उदास होकर फिर लौट आई और राजकुमारी की करतूत उन दोनों को जाकर कही। राजकुमार बोला, मित्र, उसके इस तरह के आचरण का क्या अर्थ समझा जाए। सत्यसेन कहने लगा, मित्र, खुश हो जाओ, आज रात उसने तुम्हें अपने महल में बुलाया है। उसने ये संकेत भेजा है कि मेरे महल की पश्चिमी खिड़की से होकर ही आना। मित्रों, वे सुनते ही राजकुमार खुशी से उछल पड़ा। रात होने पर उसने बुढ़िया के कपड़े पहने और उसने अस्त्र लेकर पश्चिमी द्वार से राजकुमार के पास महल में पहुंच गई। राजकुमारी उसके स्वागत के लिए खिड़की पर तैयार खड़ी थी। जैसे ही वह पहुंचा, उसका हाथ पकड़कर कक्ष में ले गई। प्रियबंधु राजकुमारी दिन निकलने पर राजकुमार को अपने कमरे में छुपा देती थी और रात्रि होने पर उसे निकाल लेती थी। उधर उसका मित्र उस बुढ़िया के घर पर अकेला था। इस प्रकार राजकुमार और राजकुमारी के साथ रहते कई रोज बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र सेन की याद आई। सोचने लगा, मुझे राजकुमारी से मिलाने वाला मेरा मित्र ही तो है और मैंने अपने सुखों के चक्कर में उसे अकेला छोड़ दिया। मैं कितना मतलबी हूँ, मुझे अभी उससे मिलना चाहिए। राजकुमार उदयभान अपने मित्र से मिलने के लिए झटपटाने लगा तो राजकुमारी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो नहीं चाहती थी कि राजकुमार उससे एक पल के लिए भी कहीं दूर जाए। राजकुमारी ने राजकुमार को उदास देखा तो पूछने लगी, वो इतने व्याकुल क्यों है? जवाब दिया, प्रिय, मैं दुनिया में हर चीज के बिना रह लूंगा, मगर मैं अपने दोस्त के बिना नहीं रह सकता। वो मेरा बचपन का सगा है। हर सुख दुख की घड़ी में उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। भाई से भी बढ़कर वो मेरा ख्याल रखता है। प्रियबंधु, अपने मित्र के पुत्र राजकुमार का इतना अटूट प्रेम देखकर राजकुमारी को बड़ा बुरा लगा। सोचने लगी, इसका कमीना दोस्त तो हमारे प्रेम के बीच में रोड़ा बन जाएगा। उसके रहते राजकुमार पूरी तरह से मेरा नहीं हो सकता। इस मित्र रूपी रोड़ा को खत्म कर देना चाहिए। यही सोचकर राजकुमारी मीठी मीठी बातें करती हुई बोली, हे प्राणनाथ, यदि आप मित्र के लिए ज्यादा बेचैन हो तो लो, मैं तुम्हें अपने हाथ से भोजन बनाकर देती हूँ। इसे अपने मित्र को प्यार से खिला देना और कह देना तुम्हारी भाभी ने प्यार से भेजा है। प्रियबंधु सुनकर राजकुमार बड़ा खुश हुआ। इधर राजकुमारी पद्ममुखी ने क्या किया, भोजन बनवाया और उस भोजन में जहर मिलवा दिया। भोजन देकर राजकुमार को भेज दिया और कहा कि भोजन खिलाकर तुम जल्दी लौट आना। मित्रों, राजकुमार को नहीं पता था कि राजकुमारी ने भोजन में विष मिला दिया है। वो खुशी खुशी भोजन लेकर अपने मित्र के पास गया। काफी दिनों से वे दोनों एक दूसरे से अलग थे, इसलिए एक दूसरे से खूब मिले। पहले तो वो एक दूसरे के गले खूब लगे, उसके बाद बातचीत करने लगे। राजकुमार बोला, मित्र, मैंने राजकुमारी को जब तुम्हारे बारे में बताया तो वो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अपने हाथों से तुम्हें भोजन बनाकर भेजा है, लो भोजन कर लो। प्रियबंधु, मंत्री का बेटा बड़ा चतुर था। उसने भोजन करने से पहले पास में बैठे एक कुत्ते को थोड़ा सा भोजन डाल दिया। वो कुत्ता खाते ही मर गया। ये देखकर राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या हुआ। तब सत्यसेन कहता है, मित्र, राजकुमारी ने मुझे मारने के लिए ही ये भोजन भिजवाया था। इस भोजन को भिजवाने से उसका कोई प्यार नहीं था। राजकुमार पूछने लगा कि मित्र, उसने ऐसा क्यों किया है? तो मंत्री का बेटा कहता है कि मित्र, उसके और तुम्हारे मिलन में मैं रोड़ा था। तुम रहते जरूर उसके पास थे, पर तुम्हारा मन हर समय मुझसे मिलने को बेचैन रहता था और राजकुमारी नहीं चाहती थी कि उसका प्यार बढ़ जाएगा।
इसलिए उसने मुझे मारने का प्रयास किया। मैं मर जाता तो तुम पूरी तरह से उसके होकर रहते। मित्रों, ये सुनते ही राजकुमार का खून खौल उठा। कहने लगा, मित्र, ऐसी दुष्ट स्त्री का प्रेम पाकर मैं कभी भी चैन से नहीं रह सकूंगा। इसका प्रेम तो बड़ा घातक है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसी स्त्री से तो भगवान बचाए। अब मैं उसके पास लौट कर नहीं जाऊंगा। मंत्री का बेटा बोला, नहीं मित्र, जिसके लिए हमने कई दिनों से अपना घर द्वार छोड़ रखा है, उसके बिना तो हम घर जा ही नहीं सकते। हम उसे अपने साथ लेकर चलेंगे, लेकिन ब्याह कर नहीं, उसे उसकी करनी का दंड देकर। आज रात तुम उसके पास जाओ और राजकुमारी जब सो जाए तो उसकी बाएं जांघ पर अपनी तलवार का निशान बनाकर और गहने लेकर चले जाना। मित्रों, सत्यसेन के समझाने के अनुसार ही राजकुमार ने पद्ममुखी की बाई जांघ को तलवार से चिन्हित किया और गहने लेकर चला आया। उधर मंत्री के बेटे ने एक योगी का भेष बनाया और मरघट में जाकर बैठ गया। राजकुमार उदयभान को उसने गहने बेचने के लिए बाजार में भेज दिया और कहा कि अगर कोई तुम्हें पकड़ ले तो उससे कहना कि मेरे गुरु के पास चलो, तब तुम उसे लेकर मेरे पास ले आना। प्रिय बंधु, इस प्रकार मंत्री का बेटा साधु बनकर मरघट में बैठ गया। राजकुमार गहने बेचने बाजार को चला गया। उसने भी गहने एक सुनार को दिखाए। सुनार ने देखते ही पहचान गया कि ये गहने तो राजा की बेटी के मालूम पड़ते हैं। कहीं ये चोर चुरा कर तो नहीं लाया। उसने तुरंत कोतवाल को बुलाया और राजकुमार को पकड़वा दिया। कोतवाल ने पूछा कि ये गहने तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुए? तो जवाब दिया, ये गहने मुझे मेरे गुरु ने दिए हैं, जो मरघट में धोनी रमाए बैठे हैं। प्रिय बंधु, अब तो कोतवाल ने मंत्री के बेटे को भी पकड़वा लिया। दोनों को राजा के सामने पेश किया। राजा ने पूछा, योगी जी, ये गहने तुम कहाँ से लाए? तब योगी बेस मंत्री का बेटा कहता है कि महाराज, मैं कई दिनों से मरघट में बैठा डाकिनी की उपासना कर रहा था। कल डाकिनी मेरे पास आई, मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर तलवार का निशान बना दिया। मित्रों, गहने तो राजा पहचान चुका था, लेकिन ये गहने उसकी बेटी के हैं, उसे संदेह हुआ। वो तुरंत अपने महल में गया। उसने अपनी रानी से कहकर पद्ममुखी की बाईं जांघ दिखवाई, तो सच में उसकी बाईं जांघ पर तलवार का निशान बना हुआ था। ये सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ कि उसकी बेटी एक डाकिनी है। वो चुपचाप योगी बाबा के पास आया और बोला, महाराज, धर्मशास्त्रों में खोटी स्त्रियों के लिए क्या प्रायश्चित बताया गया है? योगी ने बताया कि महाराज, यदि तुम अपने राज्य की और अपनी कुशल चाहते हो तो अपनी बेटी को देश निकाला दे दो, क्योंकि कहते हैं ब्रह्म बालक, स्त्री गाय और अपने आश्रय में रहने वाले का चाहे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, उसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। इसलिए अच्छा तो यह है कि आप अपनी बेटी को देश निकाला दे दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। मित्रों, घबराकर राजा ने अपनी बेटी को डोली में बैठाकर उसी दिन जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार उदयभान और मंत्री का बेटा तो इसी समय की ताक देख रहे थे। वे जंगल में राजकुमारी के पास गए और उसे अपने साथ लेकर अपने नगर में लौट गए और आनंद से रहने लगे। राजकुमार ने कहा, प्रिय, तुमने मेरे मित्र को विष भिजवाया था, वो भी मेरे हाथों से, इसलिए हमने तुम्हें तुम्हारी करने का दंड दिया है, देश निकाला करवाकर। तुम अपने माता पिता, भाई बहन, अपने परिजनों को ना देख सकोगे, ना उससे मिल सकोगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि अपनों से दूर रहने का गम क्या होता है। उस दिन तुम थोड़े से योग की वजह से मेरे मित्र को विष देकर मार दे रही थी, जो हरदम मेरा रक्षक बनकर मेरे साथ रहता है। प्रिय बंधु, राजकुमारी ने अपनी गलती स्वीकार की और बार बार अपने किए पर लज्जित हुई। मित्रों, कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति के हितैषियों को उससे दूर करना चाहती हो या उनका बुरा करना चाहती हो, वो पति के हितैषी नहीं हो सकती। जैसे पति के माँ बाप, भाई बहन, वफादार मित्र आदि पति के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, ये तो पति के सबसे बड़े हितैषी होते हैं। यदि पत्नी इनसे पति को दूर करना चाहती हो, जो स्त्री पति को इन लोगों से दूर करना चाहती हो, समझ लेना वो पत्नी झूठा प्रेम करती है, उसकी नीयत साफ नहीं है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।